नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है एक बार नई क्लास में। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में जो हुआ था मैंने आपको बताया था किसके बारे में, दर्पण फार्मूला के बारे में। तो दर्पण फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया था और उसमें बहुत सारी जो ऐसी ऐसी बात थी जो आपको सीखना चाहिए था वो मैंने बता दिया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर समरूप होने का जो बात है तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि समरूप होने का दो कंडीशन होते हैं। एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज का कोण बराबर हो, एक त्रिभुज का कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। ठीक है, जैसे ए कोण यहाँ पे देख लीजिए, ए कोण यहाँ पे बराबर है किसके, डी के बराबर, और बी कोण बराबर है किसके, ई के बराबर, और सी कोण किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो अगर कोण बराबर हो, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। और अगर जो है उसका संगत भुजा अनुपातिक हो, कोण बराबर हो और संगत भुजा अनुपातिक हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दिया था। समरूप के साइन को इससे डिनोट करते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो। अगर बोल दिया कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और इसका कोण तो जैसे ही समरूप बोल दिया तो उसका कोण बराबर होगा और उसकी भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी। या किसी त्रिभुज का अगर कोण बराबर दिया हुआ है तो भुजा ऑब्वियसली अपने आप अनुपातिक हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप जान लिए। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का जो है भुजा अनुपातिक होगी, जैसे देखिए अगर एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया, ये वाला मान लीजिए कि कोण बराबर हो गया, तो भुजा ये वाला जो है अपने आप अनुपातिक हो जाएगी। चाहे अगर ये कंडीशन ही पहले सेटिस्फाइड हो गया कि भुजा अनुपातिक है तो कोण भी अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप जान लिए। ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने पहले के भी वीडियो में बता दिया, आपको जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका रिवीजन करके आया होगा। तो इसमें जो थोड़ी बहुत इस पीडीएफ में जो दिक्कत थी मैंने आपको अलग से लिख के उसको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैग्नीफिकेशन मैं आपको पहले भी बोलता था मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो उसमें होता है कि जूम इन करना, आप लोग जूम करते होंगे कैमरा में, बस उसी का एक समझिए कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बोला गया है कि किसी चीज़ को जूम करना, बड़ा करके देखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का क्या है, वस्तु है, और नीचे का क्या है, प्रतिबिंब है। H1 वस्तु है और H2 क्या है, प्रतिबिंब है। अगर इसका आवर्धन निकालने के लिए बोलेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। क्या होगा, ये आवर्धन आप समझ गए। और आगे देखिए अब क्या बोल रहा है कि आवर्धन से क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, आवर्धन से क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। यही होता है आवर्धन, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। यह हमेशा याद रखिएगा, क्या, प्रतिबिंब पहले उसके बाद वस्तु, तो उसको आवर्धन करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए m को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे ये हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि अब एक अवतल दर्पण लिए, आप देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण लिए, एम डैश का जैसे लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एम डैश का एक अवतल दर्पण लिए और ध्रुव पी तथा पीसी के मुख्य अक्ष लिए, कोई वस्तु ए ओ, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ये हो गया। मैं सब कुछ आपको जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे जा रहा हूँ। देखिए ये ओ सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे सी है। ठीक है, और ए ओ, जैसे ये ए ओ क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, अवतल दर्पण है। और वो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही जगह ऐसा होता है जहाँ पे मुख्य अक्ष के जो है ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो क्या होता है, आभासी होता है। और कहाँ जब हम वस्तु को रखेंगे तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा और आभासी होगा, वो होता है क्या, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो प्रतिबिंब कौन है, देखिए प्रतिबिंब ये है जहाँ पे मैंने अभी आपको लाइन ड्रॉ किया। एफ क्या है, और सी के बीच बनता है। और इस किसके बीच बनता है, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ये मैं आपको बता दिया है। ये मैंने सारा जितना भी केस है सब मैंने आपको डिस्कस किया है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक है, ये सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर यहाँ पे समरूप आ गया। तब देखिए कौन कौन सा त्रिभुज को यहाँ पे समरूप किया गया है। ए ओ पी, आप देख सकते हैं कि ए ओ और यहाँ पे पी देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज हो गया। इसको किससे समरूप किया है, आई बी पी, तो आई ये हो गया, बी ये हो गया और पी ये हो गया। इन दोनों त्रिभुज को क्या किया गया है, समरूप किया गया है। अब देखिए समरूप कब होता है, जब उसका जो है या तो कोण बराबर हो जाएगा या भुजा क्या होगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो देखिए कोण
कोण ए देखिए और कोण यहाँ पे आई देखिए, दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पी पे देखिए, पी में क्या होता है, देखिए एक किरण इधर से आ रही है और परावर्तन के बाद इधर से जा रही है और ये जो है आपका पी और ओ, पी ओ क्या हो जाएगा, बीच में अभिलंब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये किस नियम को पालन कर रहा है, ये किस नियम का पालन कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जब जाती है और बीच में अभिलंब रहता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण क्या हो जाएगा, कोना जो ये वाला कोना है, मैं पेन चेंज करके आपको टिक कर दे रहा हूँ जिससे आपको जो है समझने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो पेन करके टिक कर रहा हूँ, देख लीजिए ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि ये कोना, ठीक है, फिर से मैं टिक कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग बी, ये ओ कोना और ये आई कोना बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। उसके बाद क्या हो गया कि ये पी वाला कोना जो है, ये पी वाला कोना आप छोटे वाला त्रिभुज लीजिएगा तो आई पी बी ये किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाला त्रिभुज ओ पी ए इसके बराबर हो जाएगा। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आपको सिर्फ इतना रखना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो भुजा अनुपातिक हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे आई बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए ओ लिखा हुआ है। जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे वैसे लिखा रहेगा। इसमें अगर आई बी लिए तो इसमें क्या लेंगे, ए ओ लेंगे। अब इसमें देखिए पी आई लिए तो पी यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, एक को छोड़ के। तो अब यहाँ पे भी पी लेना है और ए लेना है, एक को छोड़ के। तो देखिए पी और ओ, पी और ओ। यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, आप लोग को यही मैं बताना जा रहा था। ये जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पे कि त्रिभुज ए ओ पी समरूप है त्रिभुज आई बी पी का, देखिए ये गलत तरीका से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको काटना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सही तरीका से लिख दिया है, मैंने आपको यहाँ पे सही तरीका से लिख लिया है। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीका से लिखना है, त्रिभुज ए ओ पी। ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी समरूप होगा किसका, त्रिभुज बी आई पी का। ठीक है ना, त्रिभुज बी आई पी का समरूप होगा। तो ये इसको आप काट के ये लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई बी लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आई बी लिए, तो ये पहला और दूसरा को लिए, तो इसमें भी हमको पहला और दूसरा को लेना है नीचे में। अगर इसका अनुपात निकालेंगे, चाहे पहले आप ए ओ लिखिए और आई बी लिखिए, चाहे आप पहले आई बी लिखिए या ए ओ लिखिए, बात बराबर है दोनों, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात बराबर है दोनों, क्योंकि उसको उल्टा कर देंगे तो बात बराबर होगा। चाहे पहले इसको ले लीजिए या पहले इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले 1 नंबर और 2 नंबर लिए, तो इसमें भी 1 नंबर और 2 नंबर लिए। तो आई बी लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ओ लेंगे। फिर यहाँ पे पी आई लिए, देखिए पी आई ये हुआ, तो फिर यहाँ पे लेंगे क्या, 2 नंबर और 3 नंबर। तो फिर यहाँ पे भी 2 नंबर 3 नंबर, ओ और पी लेंगे, तो ओ और पी लिए। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आई बी को देख लीजिए आप क्या है, आई बी को अब मैं सारे चीज़ को यहाँ पे मिटा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये देख लिया होगा। इसको काट के आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, लिख लिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई बी के बारे में बोला जा रहा है कि आई बी क्या है। तो ठीक है, अब बताते हैं आप लोगों को आई बी क्या है। अब देखिए आप लोग ऊपर के फिगर में गौर से देखिएगा, ऊपर के फिगर में आप लोग गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे जो है आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ। आई बी देखिए कौन है, आई बी यही ना है, आई बी तो यही हो गया आई बी। तो आई बी क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई हो गया। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, नीचे में है तो निगेटिव होगा। आपको बताया है कि मुख्य अक्ष से अगर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव है, नीचे रहेगा तो निगेटिव। और ए ओ देखिए, तो ए ओ मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ये समझ गए आप। और पी आई का देखिए क्या, हाँ है पी आई, तो देखिए पी आई यही ना है, पी आई, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। तो पी आई ये हो गया बीच का दूरी, तो पी आई हो गया। अब देखिए इसको नापना कहाँ से है, आपको बता दिया है कि मेजरमेंट कहाँ से करना है, हमेशा पोल से करना है। तो पोल ध्रुव से करना है किधर की ओर, इधर की ओर। तो इधर की ओर करेंगे, अब प्रकाश इधर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए पी आई क्या हो गया, निगेटिव हो गया नहीं निगेटिव। और वस्तु के प्रतिबिंब है उसकी दूरी को क्या से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फिर से अब क्या करते हैं, अब वस्तु की दूरी को लेते हैं। तो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, तो इसकी दूरी फिर पोल से लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव हो जाएगा। तो फिर यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इस सारा वैल्यू को इसमें पुट करना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब देख लीजिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि नौ आई भी ए ओ और पी आई तथा पी ओ का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है ना, यही है समीकरण में रखने पर। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये क्या है, मैग्निफिकेंस है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, पी आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, पी ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो इसको रख दिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, माइनस, क्या है, माइनस भी,
और वस्तु की ऊंचाई क्या है, यू है। तो अब देखिए इस दोनों को इसमें रख दिए है, तो रख दिए है तो क्या हो जाएगा, यू अपॉन भी हो जाएगा। ठीक है, यू अपॉन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यू अपॉन भी हो गया। अब देखिए समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए समीकरण एक क्या है। एम है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, यही है मैग्निफिकेंस। और यहाँ पे निकाले हैं अपने लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का वैल्यू क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे, भी अपॉन यू हो गया। ठीक है, भी अपॉन यू हो गया, यहाँ पे भी अपॉन यू हो गया। और देखिए तो अगर इसको हम क्या करेंगे, सीधे उठा के यहाँ पे अगर समीकरण एक में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम इजकल टू माइनस भी अपॉन यू हो जाएगा, होगा ना, माइनस भी अपॉन यू। अब देखिए यहाँ पे आई बी क्या है और ए ओ क्या है, आपको दिखाते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे। देखिए आई बी क्या है और ए ओ क्या है, आप गौर से देखिएगा फिगर में, मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ। आई बी देखिए, आई ये हो गया आई बी, यही ना है आई बी। तो आई बी क्या हो गया, ये नीचे है, मुख अक्ष के नीचे है, तो यही है आई बी। अब मुख अक्ष के क्या है, नीचे है, तो ये निगेटिव होगा। और क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो यही पे यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और देखिए माइनस लगा होगा पीछे में, माइनस लगा है ना पीछे में, तो यही माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, यही पे लिखा हुआ है आई बी। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई कौन हो गया, ए ओ न हुआ, तो ए ओ क्या है, पॉजिटिव है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर में क्या हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। ये हम निकालिए प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, कहाँ से निकाले, ये समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण दो में यही लिखा हुआ है, देख रहे हैं, आई बी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग देखिए गौर से। देखिए आई बी का वैल्यू क्या है, ये आई बी किसकी वैल्यू है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का वैल्यू है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लिए, आई बी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। देखिए एक बात को मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ गौर से समझना है। ठीक है, तुरंत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ए ओ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो इस पे यहाँ पे हम सारा वैल्यू इसको रख दिए यहाँ पे, तो क्या है माइनस यू, तो इसका यहाँ पे माइनस है पीछे में, देख रहे हैं, तो भी अपॉन यू है, तो माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई माइनस भी अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ये पहला समीकरण यहाँ पे आपको दिए है, इसमें पुट कर दिए, तो एम इजकल टू क्या हो गया, माइनस भी अपॉन यू। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है अच्छा से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक हो लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका तो कोई ऐसा इशू है नहीं। और देखिए दर्पण सूत्र आपको बताया है कि 1/v 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इसमें क्या किए कि दोनों तरफ भी से गुना कर दिए, इधर भी भी से गुना कर दिए, और इसमें भी क्या कर दिए, भी से गुना कर दिए, इसमें भी से गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद देखिए क्या हो गया कि ये वाला तो कट जाएगा, भी अपन भी, ये कट गया, भी अपन भी हो गया, तो ये कट गया। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ मैंने करके दे दिया है आपको। गुना करने के बाद क्या आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी अपन यू आया, तो इसको मैग्निफिकेंस, भी अपन यू क्या होता है, मैग्निफिकेंस होता है, आवर्धन होता है, तो इसको एम से डिनोट कर दिए, तो माइनस एम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है -1 हो गया। तो ये सारा चीज़ करने के बाद एम इजकल टू एम का फॉर्मूला एक और आपके पास आ जाता है। एम का फॉर्मूला 2 हो गया, एक हो गया एम इजकल टू माइनस भी अपन यू हो गया, और एक हो गया एम का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम इजकल टू 1 माइनस भी अपॉन एफ हो गया। तो ये दो फार्मूला हो गया आपको एम का आवर्धन का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अगर आप लोग को फिर भी इतना बताने के बाद अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। देखिए ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, मैंने सारे चीज़ को एक चीज़ में आपको समराइज करके दे दिया है। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ का रिविजन करवा रहा हूँ, आप लोग जो है गौर से सिर्फ आपको सुनना है। देख लीजिए, आंकिक अवधारणा यहाँ पे लिखा है। एफ इजिकल टू क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये मैंने आपको बताया है, प्रूफ करके भी दिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2 होता है। एफ क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको पीछे में प्रूफ करके दिया है। फिर दर्पण फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब कुछ जितना भी पीछे पढ़े हैं सबको एक में समराइज कर दिया है मैंने। 1/v 1/u और 1/f इक्वल टू, और ये क्या क्या डिनोट करता है, एफ भी और यू, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं ये भी लिख लिया है कि दर्पण के अगर दाईं ओर लेंगे तो पॉजिटिव है, दर्पण के बाईं ओर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी देख लीजिए आप। और
और यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि अवतल दर्पण में दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये क्यों होता है ये मैंने आपको जो है पहले बता दिया है। अगर आपको ये जानना है तो आप पहले का वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर दूरी नापना रहता है और प्रकाश इधर से इधर आता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और इसमें प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, दूरी भी इधर से इधर ही मापना पड़ता है उत्तल दर्पण में, तो इसीलिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे ये निगेटिव हो जाता है, अगर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में क्या पॉजिटिव और अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव। ये याद रखिएगा, सीधे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। मैंने आपको वस्तु के अगर मुख अक्ष के ऊपर रहेगा अगर वस्तु तो पॉजिटिव, अगर मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, मुख अक्ष के ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है। आवर्धन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है कि आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, और m का जो फार्मूला होता है -v/-u होता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको अभी जो है सब कुछ प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 1-2 न्यूमेरिकल देख लीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे दे दिया है, अगर आप देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ये बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है इस न्यूमेरिकल बनाने में तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, बट मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग पता नहीं रिविज़न किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जितना प्रकाश का अपवर्तन था वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन जो था वो अब ख़त्म हो गया है। अब आ गया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ से है थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपने लोग, और स्पीड बढ़ा के जो है अगर नेक्स्ट क्लास में जो है इसको स्टार्ट करना है, और बेहतरीन तरीक़ा से जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़े वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ना है, और इसको जो है ख़त्म करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में फिर प्रकाश के अपवर्तन के साथ।